बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल पाथवे टू सक्सेस। आज का हमारा टॉपिक बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और बेसिक फार्माकोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट इस वजह से है कि अगर हम आज कंसेप्ट इसका क्लियर करेंगे तो आगे आगे आने जहाँ पे भी हम इसको पढ़ रहे होंगे, ये रिसेप्टर की मुख्तलिफ फैमिली के बारे में पढ़ रहे हैं कि मुख्तलिफ रिसेप्टर के ऊपर जब कोई भी ड्रग या लाइगेंड आके अटैच हो रहा होता है तो उसने अपने रिस्पेक्टिव रिसेप्टर के किस तरीके से चेंजेस आ रही होती है, किस तरीके से पाथवे को फॉलो करते हुए उसने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करना होता है। आज हमने जो है ना इस मुनासिबत से आज डिटेल के साथ जो है ना रिसेप्टर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आगे आने वाले हम कोलिनर्जिक रिसेप्टर पढ़ रहे होंगे, कभी मस्करीनिक पढ़ रहे होंगे, अल्फा बीटा रिसेप्टर पढ़ रहे, एडिनर्जिक रिसेप्टर के अंदर भी पढ़ रहे होंगे। तो मुख्तलिफ तरह के यानी मुख्तलिफ डिसऑर्डर के अंदर मुख्तलिफ ड्रग्स को इस्तेमाल करते हुए हम ट्रीटमेंट कर रहे होंगे, तो वो ड्रग जो है ना इन्हीं रिसेप्टर को ही जाके बाइंड हो रही होंगी और अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो कर रहे होंगी। तो हम जो है ना मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो आज हमारा जो मेजर टॉपिक है यानी मेजर रिसेप्टर फैमिली के बारे में आज हमने पढ़ना है। तो ओवरऑल मेजर रिसेप्टर फैमिली को जो है ना फर्दर डिवाइड किया है, जो है ना इसके अंदर 4 ग्रुप्स के अंदर हम इसको डिवाइड कर रहे होते हैं। तो सबसे पहला जो फर्स्ट इसकी क्लासिफिकेशन के अंदर आता है लाइगैंड गेटेड आयन चैनल, यानी इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर क्या हो रहा होगा कि जब भी रिसेप्टर के ऊपर आके कोई भी ड्रग बाइंड कर रही होगी तो उसकी ओपनिंग की वजह से, उस पाथवे या उस स्पेसिफिक चैनल की ओपनिंग की वजह से वो स्पेसिफिक जो है ना चैनल ओपन हो जाएगा। तो उसमें से जो आयन हो गए, चाहे पोटाशियम है, कैल्शियम है या उसके अलावा सोडियम आयन है, तो ये जो है ना इसका ट्रांसफर स्टार्ट हो जाएगा मेम्ब्रेन के क्रॉस, जो है ना ये यानी इनर से आउटर की तरफ या आउटर से इनर की तरफ स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट जो हमारे पास फैमिली है वो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है। तो ये दूसरी है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में भी आगे हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। उसके बाद यानी इसकी एग्जांपल में हमारे पास अल्फा बीटा रिसेप्टर वाले यानी एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होंगे, तो सारी की सारी इसी बेस पे काम कर रहे होंगे। इंजाइम लिंक्ड है, यानी इंजाइम के साथ जो अटैच होके यानी प्रोटीन के साथ बॉन्ड करने के बाद जो रिसेप्टर है अपनी स्पेसिफिक एक्टिविटी शो कर रहे होंगे, तो उसके अंदर हम एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर पढ़ रहे होंगे। उसके बाद है इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर है, ये सबसे यानी पहले वाली जो 3 से हट के जो है ना इनकी वर्किंग को देखेंगे, वन बाय वन हम इनको आज देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है लाइगैंड गेटेड आयन चैनल, ये है हमारे पास सबसे पहली फैमिली। तो इसके अंदर क्या हो रहा होता है, यानी इसके नाम से ही पता चल रहा है, अगर हम इसके नाम को अलग अलग यानी वर्ड के अंदर डिवाइड कर ले, तो पहला वर्ड है हमारे पास लाइगैंड, दूसरा है गेटेड यानी गेट से मुराद है गेटेड, और तीसरा है आयन, चौथा पाथवे या चैनल। अब लाइगैंड से क्या मुराद है, लाइगैंड कोई भी ड्रग हो सकती है, कोई भी मॉलिक्यूल्स हो सकता है, कोई भी केमिकल हो सकता है जो कि अपने रिस्पेक्टिव रिसेप्टर के ऊपर जाके बाइंड हो रहा होगा, यानी बाइंडिंग कैपेसिटी यानी जो रिसेप्टर की बाइंडिंग साइट है उसके ऊपर जाके कॉम्प्लेक्स बनाएगा। एक बात तो नोट कर ले कि जब तक कोई भी लाइगैंड या ड्रग अपने रिस्पेक्टिव रिसेप्टर के ऊपर जाके बाइंड नहीं हो जाती, जब बाइंड हो जाएगी तो कॉम्प्लेक्स बनेगा, और जब तक कॉम्प्लेक्स नहीं बन जाता कोई भी ड्रग अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो नहीं कर सकती। तो यहाँ पे हमने लाइगैंड को देखा। लाइगैंड के बाद है हमारे पास गेटेड, गेटेड से मुराद कोई भी गेट है, कोई भी पाथवे चैनल है। आयन से मुराद कोई भी आयन है, उसमें पोटाशियम कैल्शियम जो भी हमारे बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, और चैनल से मुराद पाथवे, यानी ओवरऑल हम देख रहे हैं। तो जब भी लाइगैंड गेटेड आयन चैनल की बात हो रही होगी तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें से क्या हो रहा होगा कि आयंस की जो है ना ट्रांसफर हो रहा होगा सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, यानी आउटर से इनर की तरफ, इनर से आउटर की तरफ हो रही मूवमेंट हो रही हुई। इसी बेस पे हम इसको आइनोट्रोफिक रिसेप्टर भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, आइनोट्रोफिक रिसेप्टर। और उसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं कि इसके अंदर हमारे पास जो इम्पोर्टेंट आयन है उसके अंदर है सोडियम क्लोराइड, उसके बाद है पोटाशियम और कैल्शियम। ये ज्यादातर आयन हमें देखने को मिल रहे हैं, इनको ही हम पढ़ रहे होंगे। तो ये क्या हो रहा था कि ये मेम्ब्रेन के अक्रॉस यानी मेम्ब्रेन के आउटर से इनर की तरफ, इनर से आउटर की तरफ मूव कर रहे होते हैं इसी बेस पे।
अब क्या होता है कि रिस्पॉन्स कब प्रोड्यूस होता है, जब कोई भी बाइंडिंग साइड के ऊपर आके अटैच होगा। जब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सेल मेम्ब्रेन है, अगर सेल मेम्ब्रेन के यहाँ पे एक चैनल बना हुआ है, ये है पाथवे, तो ये यहाँ से मूवमेंट हो रही थी सोडियम चैनल की फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे जब तक आके कोई भी ड्रग एगोनिस्ट के तौर पे एंटागोनिस्ट कोई भी आके यहाँ पे आके ड्रग अटैच नहीं होगी, उस वक्त तक ये जो ना इसकी ओपनिंग नहीं होगी, इस चैनल की ओपनिंग नहीं होगी, तो उस वक्त तक ये सोडियम का जो ट्रांसफर है ये प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। तो इसमें क्या होता है कि जब रिस्पॉन्स आ रहा होता है तो न्यूरल जो ना सिग्नल प्रोड्यूस होता है, यानी न्यूरल सिग्नल से क्या हो रहा है, न्यूरल ट्रांसमिशन हो रही होती है। जिस तरह हम एसिटाइलकोलिन के अंदर हम पढ़ रहे होते हैं, तो उसके अंदर वो न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होना शुरू हो जाता है। तो ये वाला रिस्पॉन्स वेरी रैपिडली होता है, लेकिन वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, यानी मिली सेकंड तक होता है इसका ड्यूरेशन। उसके बाद अगर हम देख लें कि ये इसका रिस्पॉन्स किस तरह का हो सकता है, यानी इसके फंक्शन में देखें तो ये कार्डियक मसल की कंडक्शन के लिए हो सकता है या मसल की कंट्रक्शन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अब इसमें दो तरह से इसका रिस्पॉन्स हो रहा होगा, एक तो एक्साइटेटरी होगा और दूसरा इनहिबिटरी होगा। एक्साइटेटरी से क्या मुराद है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे आके कोई भी ड्रग बाइंड हो रही है, बाइंड होने के बाद सोडियम चैनल जो है ना ये ओपन हो गया। सोडियम चैनल ओपनिंग के वक्त क्या हुआ कि आउटर से इनर की तरफ जो है ना मूवमेंट हो रही है सोडियम की। जब सोडियम की इनर की तरफ मूवमेंट हो रही होगी, यानी इनफ्लक्स हो रहा होगा, तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता जाएगा। जब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो क्या होगा कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तो एक्साइटेशन, यानी उस एक्शन पोटेंशियल की वजह से एक्साइटेटरी यानी मसल के अंदर कंडक्शन कंट्रक्शन में वगैरह का हमें देखने को मिल रहा होगा। इसी तरीके से अगर हम इनहिबिटरी मैकेनिज्म को देखें तो हम लोकल एनेस्थीसिया की जब ड्रग दे रहे होते हैं, क्या हो रहा है कि वहां पे फॉर एग्जांपल क्लोराइड आयन वहां पे होता है, क्लोराइड आयन की इनर की तरफ जो है ना इनफ्लक्स को इनहिबिशन कर रही होती है। यहाँ पे आगे लोकल एनेस्थेटिक ड्रग जो है ना बाइंड हो रही होती है, इस पाथवे को क्लोराइड चैनल को जो है ना ब्लॉक करना होता है। तो इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता जो है इसकी मूवमेंट आहिस्ता आहिस्ता ब्लॉक होने लगी, यानी इसकी कंसंट्रेशन कम होगी। जब कम हो जाएगी तो एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट हुआ था वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। तो इसको बोलते हैं इनहिबिटरी मैकेनिज्म। यानी इस तरीके से कोई भी ड्रग जो है ना आहिस्ता आहिस्ता इनहिबिशन की तरफ यानी अपने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करे। तो ये तो हमने शॉर्टकट जो है ना हमने देख लिया, लाइगेंड गेटेड आयन चैनल जो है ना इस तरीके से जो ड्रग इनके ऊपर बाइंड होती है, इस पाथवे को फॉलो करते हुए अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करेगी। उसके बाद हमारे पास मेजर फैमिली जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैमिली है, तो इसके बाद हमारे पास है जी कपल प्रोटीन रिसेप्टर। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि कोई भी मतलब ड्रग आ रही है तो वो प्रोटीन के साथ बाइंड कर रही है। आगे हम जाके पढ़ने वाले हैं कि प्रोटीन की यहाँ पे मुख्तलिफ टाइप हम पढ़ रहे होंगे, जी एस होगी, ये सब यूनिट है, सब टाइप्स है, जी आई है और जी क्यू है। ठीक है, तो इसके अंदर हम देख रहे हैं कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन है, ये इंट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन है, यानी साइटोसोल के अंदर है। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी आके एगोनिस्ट आके यहाँ पे आके बाइंड हो जाएगा, यानी कोई भी ड्रग यहाँ पे बाइंड हो रही है। जब बाइंड हो रही होती है तो सिग्नल की फॉर्म में जो न्यूरल कंडक्शन हो रही है, ये सिग्नल की फॉर्म में जो है इस तरीके से मूवमेंट होता जाएगा। तो ये हम देख रहे हैं कि ये 7 लूप से गुजर रहा होता है। इंट्रासेलुलर के अंदर भी 3 लूप्स होते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर के अंदर भी 3 लूप्स होते हैं ये वाले। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि जब भी इधर से मतलब ये न्यूरल ट्रांसमिशन हो रही होती है, न्यूरॉन की कंडक्शन हो रही होती है, तो ये जाके यहाँ पे आगे जो ना कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में अल्फा बीटा और गामा, यानी ये 3 सब यूनिट के तौर पे जो ना प्रोटीन मौजूद होती है जो कि इसके साथ अटैच होती है। जब ये अटैच होती है तो कोई भी सिग्नल यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, तो क्या होता है कि अल्फा के साथ जाके इसके आउटर सरफेस के ऊपर अटैचमेंट हो जाती है। जब अटैचमेंट हो जाती है तो यहाँ पे जीटीपी मॉलिक्यूल गवासिनो ट्राइफॉस्फेट ये जो है ना ये इसके साथ अटैच बना दे, यानी इसके साथ कॉम्प्लेक्स बने, यानी इसका ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेशन होना शुरू हो जाती है जीटीपी की। जब जीटीपी की कंसंट्रेशन यहाँ पे मतलब ज्यादा हो जाती है, कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, क्या होता है कि ये जो बीटा और गामा होते हैं, ये जो सब यूनिट होते हैं इससे डिसोसिएट हो जाते हैं, यानी इससे अलग हो जाते हैं। और जो अल्फा और जीटीपी का कॉम्प्लेक्स है ये एक सेलुलर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। इसी तरीके से ये वाला कॉम्प्लेक्स
यानी बीटा और गामा का जो अलग कॉम्प्लेक्स हुआ है ये अपनी तरफ से यानी रिस्पॉन्स एक नया प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि ये तीन तरह की जो है ना प्रोटीन हमारे पास यहाँ पे मौजूद होती है, जीएस है, जीआई है और जीक्यू है। अब जीएस का तो एक्टिवेशन से अलग डायरेक्टली होता है और जीआई का इनहिबिशन से होता है, आई से इनहिबिशन है और एस से स्टिमुलेटेड यानी स्टिमुलेशन। जब ये वाले जीएस प्रोटीन के साथ अटैचमेंट हो रही होगी तो क्या हो रहा कि ये एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम को जाके ये आपको ये बताया जा रहा है कि जब ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा आगे रिस्पॉन्स कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। तो जब जीएस की यानी इसकी एक्टिवेशन से क्या हो रहा होगा, एडिनाइल साइक्लेज ये वाला एंजाइम जो है ना प्रोड्यूस होगा यानी इसकी स्टिमुलेशन हो जाएगी। जब स्टिमुलेशन हो जाएगी तो इसने क्या करना है, एक सेकेंडरी मैसेंजर प्रोड्यूस करेगा कंपाउंड यानी जिसको हम साइक्लिक एएमपी बोल रहे हैं, ठीक है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। यानी इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी। जब ये इंक्रीज होता जाएगा तो इसने आगे जाके एक फर्दर एंजाइम हमारे पास हम पढ़ने वाले हैं जिसको हम प्रोटीन काइनेज एंजाइम बोलेंगे। जब ये जाके जैसे जैसे इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो इसने प्रोटीन एंजाइम को जो है ना एक्टिवेट करवाना है, तो उसने जो है ना रिस्पेक्टिव रिस्पॉन्स को कर देना है। इसी तरीके से अगर हम जीक्यू की बात कर लें, जीक्यू जो है ना इफेक्टर ऑर्गन के ऊपर मौजूद है, इसने फास्फोलाइपेज एंजाइम को यानी इसके एक्टिवेशन से फास्फोलाइपेज एंजाइम जो है ना एक्टिवेट हो रहा होगा। इसने दो तरह के सेकेंडरी मैसेंजर को प्रोड्यूस करना है, एक है हमारे पास IP3 है और दूसरा DAG। IP3 से क्या मराद है, इनोसिटोल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट और दूसरा हमारे पास जो सेकेंडरी मैसेंजर है वो है डाईएसाइल ग्लिसरॉल। ये दो तरह के जो है ना हमारे पास सेकेंडरी मैसेंजर के तौर पे केमिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं जब ये फास्फोलाइपेज एंजाइम एक्टिवेट होता है, किस वजह से, जीक्यू प्रोटीन की वजह से। अच्छा, अब ये दो जब ये सेकेंडरी मैसेंजर जब प्रोड्यूस हो जाते हैं तो हम देख लेते हैं यहाँ पे साइक्लिक एएमपी प्रोड्यूस हुआ है, यहाँ पे IP3 और DAG प्रोड्यूस हुआ है। अब क्या हुआ, DAG और साइक्लिक एएमपी इनकी कंसंट्रेशन जब बढ़ेगी, कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो ये आगे जाके प्रोटीन काइनेज एंजाइम को एक्टिवेट करवाएंगे। जब ये एक्टिवेट हो जाएगा तो इसने सेलुलर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना है, यानी इसकी एक्टिवेशन की वजह से जो रिस्पेक्टिव रिस्पॉन्स है यानी उस ड्रग का जो भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा, जो भी रिस्पॉन्स होगा उसके मुताबिक इसका रिस्पॉन्स शुरू हो जाएगा। और इसी तरीके से IP3 जो सेकेंडरी मैसेंजर एक और बना था हमारे पास, इसने क्या करना कि इसने इंट्रासेलुलर कैल्शियम की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करवाना शुरू कर देना है, यानी सेल के अंदर कैल्शियम का इन्फ्लक्स हो जाएगा, कंसंट्रेशन इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। जब कैल्शियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी तो इसने क्या करना है, एक और रिस्पॉन्स यानी एक और एंजाइम को एक्टिवेट करवाना है, वो भी प्रोटीन काइनेज है, यानी एक और ऑर्गन के अंदर एक और अदर रिस्पॉन्स यानी प्रोड्यूस करने के लिए इसने क्या करना है, प्रोटीन काइनेज को स्टिमुलेट करवाना। जब ये स्टिमुलेट हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा तो इसने आगे फर्दर जो है ना इस तरीके से रिस्पॉन्स हो रहा। तो जब जी कपल प्रोटीन रिसेप्टर के हमने वर्किंग देखी है कि उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ओवरऑल हमने देखा कि किस तरीके से कोई भी ड्रग जब बाइंड हो रही थी, ये यहाँ पे इस तरह ड्रग बाइंड होती है तो कॉम्प्लेक्स बनता है, उसके बाद ये वाला सारे का सारा पैथवे जो है ना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद हमारे पास जो है ना हम नेक्स्ट जो है ना टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। आगे हमारा जो है ना नेक्स्ट उसी पॉइंट यानी थर्ड जो है ना हमारे पास फैमिली है एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। तो एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर एंजाइम आपने पहले भी पिछली क्लास यानी जी कपल प्रोटीन के केस में भी पढ़ा है। तो हम प्रोटीन काइनेज एंजाइम जो है ना एक्टिवेट हो रहा है, तो यहाँ पे यानी उस काइनेज एंजाइम की बेस पे इसको अदर नेम से भी हम अगर जाहिर करना चाहें तो काइनेज लिंक्ड रिसेप्टर भी हो सकते हैं इसको, यानी ये इसका अदर नेम हो सकता है। अच्छा, इसमें क्या हो रहा होता है कि ज्यादातर ये मैकेनिज्म को आपको एक स्कीम की फॉर्म में मतलब बताया हुआ है। तो ये हमारे पास जो है ना रिसेप्टर है, ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन से यहाँ से रिस्पॉन्स क्रॉस करते हुए यहाँ पे मौजूद होता है, यानी कोई भी आके पेप्टाइड फॉर्म में आके यानी हार्मोनल फॉर्म में कोई भी आके लाइगेंड आके यहाँ पे अटैच होगा। अटैच होने के बाद यहाँ पे कन्फर्मेशनल चेंजेस आ रही होंगी। कन्फर्मेशनल चेंजेस के बाद क्या हो रहा होगा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कैटालिस्टिक साइट है ये वाली, ये अभी एक दूसरे के साथ अटैच नहीं है,
जब ये लाइगेंड इसके साथ अटैच नहीं होता, यानी कोई भी ड्रग अटैच नहीं है तो ये आपस में अटैच एक दूसरे के साथ नहीं है। लेकिन जैसे ही आपके ऊपर ड्रग बाइंड करती है, ड्रग अटैच होती है, तो ये जो कैटालिस्टिक साइट है ना, ये एक दूसरे के साथ केमिकल बॉन्ड बना लेती है, एक दूसरे के साथ इस तरीके से कन्फर्मेशनल चेंजेस की वजह से एक दूसरे के करीब आ जाती है और केमिकल बॉन्ड बना लेती है। ये वाली केमिकल बॉन्ड बन गया। जब ये केमिकल बॉन्ड बन गया कैटालिस्टिक साइड के ऊपर आके, केमिकल बॉन्ड बन गया, एक दूसरे के साथ कॉम्प्लेक्स बन गया, उसके बाद ये टायरोसिन काइनेज एंजाइम है, ये एक्टिवेट हो जाएगा। जब ये एक्टिवेट हो जाएगा तो फिर यहाँ पे ऑटोफॉस्फोराइलेशन हो जाएगा। जब ऑटोफॉस्फोराइलेशन यानी फास्फेट ग्रुप जो है ना इसके साथ अटैचमेंट होगी, यानी इसका अटैचमेंट का प्रोसेस हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ बाइंडिंग प्रोटीन, यानी सबस्ट्रेट ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन के साथ बाइंडिंग स्टार्ट हो जाएगी। जब इसकी बाइंडिंग जैसे जैसे इंक्रीज होती जाएगी ना, तो फास्फोराइलेशन का प्रोसेस इंक्रीज हो जाएगा। जैसे जैसे इंक्रीज होगा तो रिस्पॉन्स उसका आना शुरू हो जाएगा। रिस्पॉन्स में क्या होगा कि रिस्पेक्टिव जो भी हार्मोनल यानी इंसुलिन है, ग्रोथ हार्मोन हमने दिया तो उसने सेलुलर ग्रोथ स्टार्ट कर देनी है, मेटाबॉलिक प्रोसेस स्टार्ट, यानी उसका जो भी रिस्पेक्टिव जो यानी उसका वर्किंग होगा, रिस्पॉन्स होगा, उस तरीके से शो कर लेगा। यानी यहाँ से अगर हम स्कीम के फॉर्म में देखना चाहें तो हार्मोन अटैच हुआ, यहाँ पे अटैचमेंट होगी दोनों साइड पे, हम देख रहे हैं पेप्टाइड हार्मोन आके अटैच हुआ, उसके बाद कन्फर्मेशनल चेंजेस आ रही है यहाँ पे, क्योंकि ट्रांस में इस सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस होते हुए मुख्तलिफ किस्म की कन्फर्मेशनल चेंजेस के जरिए से गुजरना पड़ता है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे कैटालिस्टिक साइड के ऊपर ये एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं। जब ये साइड अटैच होती है तो एक्टिवेट द काइनेज एंजाइम की एक्टिवेशन हो जाती है। जब इसकी एक्टिवेशन होती है तो क्या होता है, ये फास्फोराइलेशन का प्रोसेस होता है, फास्फोराइलेशन। यानी इससे क्या होता है कि ये एक्टिविटी यानी बाइंडिंग एक्टिविटी प्रोटीन की सबस्ट्रेट के साथ इंक्रीज हो जाती है। जब ज्यादा से ज्यादा बाइंडिंग हो जाएगी तो उस वक्त फास्फोराइलेशन का फिनोमेना इंक्रीज यानी ये प्रोसेस स्पीड अप हो जाएगा। उसके बाद जो है ना क्या हो रहा है, रिस्पॉन्स शुरू हो जाएगा। रिस्पॉन्स में कोई भी सेलुलर ग्रोथ हो सकती है, सेलुलर यानी मेटाबॉलिज्म हो सकता है। उसके बाद जो है ना हमारे पास आखिरी जो है हमने देखा कि जिसमें इंट्रा सेलुलर जो है ना रिसेप्टर है, यानी इसको ट्रांस मेम्ब्रेन इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर बोल। अब इसी डायग्राम को ही देखते हुए मैं आपको समझा देता हूँ। अब हमने पहले 3 किस्म में देखा कि उसके अंदर जो रिसेप्टर मौजूद थे वो एक्स्ट्रा सेलुलर के यहाँ पे मौजूद थे, लेकिन यहाँ पे इंट्रा सेलुलर के फॉर्म में अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे अगर हम ये मतलब खत्म करते हैं तो यहाँ पे इंट्रा सेलुलर आ जाएगा, इंट्रा सेलुलर रिस्पॉन्स, इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर यहाँ पे ये आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि अब यहाँ पे कोई भी जो ड्रग इस रिसेप्टर के जरिए से बात मतलब आगे चल रही होगी, यानी उसने क्या करना, उसका लिपिड सॉल्युबल होना जरूरी है। सबसे पहले तो बात ये होनी चाहिए, जब लिपिड सॉल्युबल होगी तो वो आसानी के साथ इस ट्रांस मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाएगी। यहाँ पे तो पहले यहाँ पे बाइंडिंग हो रही थी, वो कॉम्प्लेक्स बन रहा था, लेकिन इस फॉर्म में अब ये उसके उल्ट हो जाएगा। अब क्या हो रहा है कि इस सेल मेम्ब्रेन को जो है ना क्रॉस करते हुए, इस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए जो रिसेप्टर मौजूद है वो इनर सरफेस के ऊपर मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है। तो जब इनर इंट्रासेलुलर सरफेस के ऊपर यहाँ पे मौजूद होगा तो यहाँ तक पहुंचने के लिए ड्रग को सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करनी पड़ेगी। जब ये क्रॉस करके आ रही होगी तो उसके बाद यहाँ पे बाइंडिंग होगी, अपने रिस्पेक्टिव रिसेप्टर के ऊपर बाइंडिंग हो रही होगी। तो क्या होगा, वहां पे भी जो रिसेप्टर, ये जिस तरह हमने एंजाइम पढ़ा प्रोटीन काइनेज है, तो यहाँ पे वो रेगुलेट कर रहा होगा किसको, डीएनए सिंथेसिस को, डीएनए सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस को, यानी जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रहा होगा, उसको रेगुलेट कर रहा होगा। तो अब हमने क्या करना है कि कोई भी ड्रग यहाँ पे आके बाइंड हो रही होगी तो वो आके इस डीएनए की सिंथेसिस को या तो रेगुलेट करेगी या इसको जो है ना इनहिबिशन की तरह यानी इसको इनहिबिट कर रही होगी। यानी ओवरऑल अगर एक शॉर्ट समरी की फॉर्म में हम देखें तो यहाँ पे जब बाइंडिंग हो जाएगी तो जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करेगी, जीन एक्सप्रेशन। यानी एक ही डायग्राम में आपको इसलिए समझा दिया है कि आपको पहली वाली समझ आ जाए कि वहां पे मौजूद था
रिसेप्टर इंट्रासेलुलर के एक्स्ट्रा सेलुलर के अंदर, यहाँ पे इंट्रासेलुलर के यानी इस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए यहाँ पे आएगी, और उसके बाद जो एंजाइम रेगुलेट कर रहा है जीन के एक्सप्रेशन को, उसको आके एक्टिवेट करना या इनहिबिट करना है। उसके बाद ये प्रोटीन का सिंथेसिस या डीएनए जो सिंथेसिस हो रहा है, रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन वाला जो फिनोमेना है, फिर उसके बाद जो है ना आगे फर्दर रिस्पॉन्स आ रहा होगा। तो हम थेराप्यूटिक इंडेक्स को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी जब ड्रग किसी भी पेशेंट को हम दे रहे होते हैं ना, तो उसमें क्या हो रहा होता है कि उसमें कुछ पेशेंट ऐसे होंगे जिसके अंदर उसका थेराप्यूटिक इफेक्ट आ रहा होगा, यानी डिजायरेबल इफेक्ट आ रहा होगा, और कुछ ऐसे भी होंगे जिसके अंदर उसकी टॉक्सिसिटी वगैरह प्रोड्यूस हो रही है। तो ये सारे के सारे हम क्या कर रहे होते हैं कि इसका हम मुख्तलिफ तरीके से सर्वे कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ स्नैली को देखते हुए मेथड के जरिए से इसको चेक कर रहे होते हैं। तो हमने क्या देखा कि 50% पॉपुलेशन को कंपेयर किया इफेक्टिव के लिहाज से, यानी जिसके अंदर डिजायरेबल इफेक्ट आ रहा था, और 50% के साथ से हमने चेक किया तो उसके अंदर टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस, यानी हमने 100 पेशेंट फॉर एग्जांपल लिए, तो उसको जब कंपेयर दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो उसमें हमने क्या देखा, यानी इस थेराप्यूटिक इंडेक्स को देखने चाहा कि किसी भी ड्रग का थेराप्यूटिक इंडेक्स क्या हो सकता है। तो हमने जो 100 फॉर एग्जांपल पेशेंट जो लिए हैं, उसमें से हमने क्या किया कि डोज सेम सबको दे दिए। अब हमने क्या किया कि उसके कंपैरिजन दोनों का किया, उसमें से हमने यानी इसके डेफिनेशन से हम देख लेते हैं, द रेशियो ऑफ द डोज दैट प्रोड्यूस द टॉक्सिसिटी इन द हाफ पॉपुलेशन टू द डोज प्रोड्यूस इन द इफेक्टिव जो डिजायरेबल इफेक्ट आ रहा है इन हाफ पॉपुलेशन, यानी इसको कंपैरिजन किया कि हाफ के अंदर टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस हो रही है और हाफ के अंदर इफेक्टिव जो है ना उसका इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। तो उसको जब हमने कंपैरिजन कर लिया तो उसकी रेशियो को हमने क्या बोला, थेराप्यूटिक इंडेक्स। इसको जो है TI से जाहिर किया है, और ये D50 से क्या मुराद है, T से मुराद है टॉक्सिसिटी, D से मुराद है डोज, और 50-50% है, यानी 50 पेशेंट के अंदर यानी हाफ पॉपुलेशन के अंदर हमने देखा उसका टॉक्सिक इफेक्ट आ रहा था, और हाफ पॉपुलेशन जिसके अंदर इफेक्टिव डोज हमने यानी उसका इफेक्टिव जो ना इफेक्ट नजर यानी डिजायरेबल इफेक्ट आ रहा था। अच्छा, इसको हमने कंपैरिजन किया तो ये हमारे पास थेराप्यूटिक जो है ना डोज यानी थेराप्यूटिक इंडेक्स आ गया। अब ये थेराप्यूटिक इंडेक्स इसी बेस को देखते हुए हम किसी भी ड्रग की सेफ्टी का जो है ना हम तयन कर रहे होते हैं कि कोई भी ड्रग जिसका थेराप्यूटिक इंडेक्स इस कंपैरिजन के बाद जो भी वैल्यू आ रही होती है, उस बेस पे हम उसको देख रहे होते हैं कि ये ड्रग किसी भी पेशेंट के लिए सूटेबल है यानी सेफ है या अनसेफ है। उसी बेस पे हम देख रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल ये देख रहे हैं, ये हमारे पास जो है ना कंसंट्रेशन परसेंटेज है। फॉर एग्जांपल एक डोज हमने ये वाली दी है, ठीक है, उसकी यहाँ से उसका ऑनसेट ऑफ एक्शन स्टार्ट हुआ और यहाँ तक उसका मैक्सिमम इफेक्ट आ गया। इसी तरीके से दूसरी यहाँ तक है, तीसरी यहाँ तक है, ये हमारा जीरो यानी यहाँ पे ऑनसेट ऑफ एक्शन स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर इसका मैक्सिमम इफेक्ट आ रहा होता है। तो इसके दरमियान ये वाला जो गैप है, रेंज है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, थेराप्यूटिक इंडेक्स बोलते हैं, या इसको हम सेफ्टी विंडो भी बोल रहे होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है सेफ्टी विंडो के अलावा हम इसको थेराप्यूटिक विंडो भी बोल रहे होते हैं। ये तीनों के तीनों नाम इसी को ही अल्टरनेटिव हम ले रहे होते हैं। तो इसी बेस पे हम देख रहे होते हैं यहाँ से लेके यानी इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और मैक्सिमम यहाँ तक इफेक्ट आ गया। तो इसका मतलब ये है कि ये वाली ड्रग जो जिसका इफेक्ट इस रेंज के अंदर आ रहा है वो है पेशेंट के लिए यानी सेफ ड्रग है। लेकिन अगर इसका जो रिस्पॉन्स है अगर मैक्सिमम से ज्यादा, ये वाला जिस तरह हमने देखा कि ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ये मैक्सिमम से क्रॉस करेगा तो ये इसका एडवर्स इफेक्ट यानी टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस होना शुरू होगी। लेकिन अगर इससे कम होगा तब भी, और अगर इससे थेराप्यूटिक विंडो से क्रॉस हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, तो तब भी ये वाली जो है ना इस तरह की जो ड्रग होगी वो हमारे लिए यानी किसी भी पेशेंट के लिए सूटेबल नहीं होगी, हमारी यानी वो हम उसको रिकमेंड नहीं कर पाएंगे। यानी इसी बेस पे हम किसी भी ड्रग का तयन कर रहे होते हैं कि वो सेफ ड्रग है या अनसेफ ड्रग है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो
इसी के रिलेटेड ही है, यानी क्वांटल डोज रिस्पॉन्स होता है। ये भी एक डेफिनेशन है, यानी एक तरह का ये डोज और रिस्पॉन्स के दरमियान एक रिलेशनशिप है। कोई भी हम ड्रग दे रहे हैं, जाहिर है उसकी कोई ना कोई तो डोज दे रहे हैं, मसलन 100 mg की एक टैबलेट दे रही है, 250 की दे रहे हैं, 500 की दे रहे हैं, यानी उसका वो डोज है। अब उसका जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो रहा है, अब इन दोनों का जो हमने क्या करना है कि इन दोनों के रिलेशनशिप को हम क्वांटल डोज बोल रहे हैं, यानी इसके दरमियान क्या हो रहा है कि हमने चेक करना कि एक ही ड्रग उसकी एक ही डोज मुख्तलिफ यानी 100 पेशेंट या रैंडमली हमने दे दिया है। अब इसमें से कुछ पेशेंट होंगे जो इस ड्रग का इफेक्ट शो कर रहे होंगे और किसी में इफेक्ट शो ही नहीं हो रहा होगा, यानी इसी बेस पे हम देख रहे हैं कि हम डोज और रिस्पॉन्स दोनों को जो है ना इनका रिलेशन देख रहे होते हैं। इस किसी भी रैंडमली जो पॉपुलेशन हमने सेलेक्ट की हुई है उसमें से हम जब देख रहे होते हैं तो उस रिलेशनशिप को या जो रिस्पॉन्स आ रहा होगा उसको हम क्वांटल डोज रिस्पॉन्स बोलेंगे। समझ आ गई? अच्छा, उसके बाद जो है ना हमारे पास है ग्रेडेड डोज रिलेशनशिप, यानी ग्रेडेड से मुराद ये है कि हमने ग्रेड वाइज जो ना ये डोज बढ़ाते जाना। फॉर एग्जांपल हमने सबसे पहले उसी पॉपुलेशन को 100 है पीपल थे जो है ना 100 पेशेंट हमारे पास आए हैं, हमने उसी के लिए हमने क्या किया, पहले 50 mg की जो है ना डोज सबको जो है ना रैंडमली दे दी है। अब हमने क्या किया, उसका रिस्पॉन्स नोट कर लिया, उसके बाद हमने 100 mg कर दिया है, अब उसका भी रिस्पॉन्स नोट कर लिया। यानी इसी तरीके से जैसे जैसे हमने डोज बढ़ाई उसका रिस्पॉन्स भी हमने देखा कि बढ़ता गया। जब इन दोनों का डोज और रिस्पॉन्स का हमने क्या किया कि रिलेशनशिप चेक किया, उनको कंपैरिजन किया, तो हमने देखा कि जैसे जैसे हमने डोज बढ़ाई है, इंक्रीज की है, उसका रिस्पॉन्स भी ऐसे ऐसे इंक्रीज होता गया। तो इस रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, ग्रेडेड डोज रिलेशनशिप। उसके बाद ये एक दो टर्मिनोलॉजी है, जिस तरह पोटेंसी है। पोटेंसी क्या हो सकती है, द मेजर अमाउंट ऑफ ड्रग प्रोड्यूस रिस्पॉन्स, यानी कोई भी ड्रग उसकी कोई भी डोज हमने दी है उसका जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा हम उसको पोटेंसी बोल रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई ड्रग हम 10 mg दे रहे हैं, कोई 20 mg दे रहे हैं, अगर 10 mg की ड्रग सेम रिस्पॉन्स शो कर रही है जैसा कि 20 mg रिस्पॉन्स कर रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसकी डोज हमने कम दी है वो हाई पोटेंट है, हाई पोटेंसी वाली, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, इसके रिस्पॉन्स को हमने देखा है डोज के हिसाब से, यानी जितना रिस्पॉन्स ज्यादा प्रोड्यूस होगा हम कह देंगे अगर उसकी डोज हमने कम इस्तेमाल की तो वो हाई पोटेंट ड्रग होगी। इसी तरीके से हमारे पास है एफिकेसी। एफिकेसी में क्या कर रहे होते हैं कि जो भी ड्रग हम दे रहे हो उस रिस्पॉन्स जो आ रहा होता है ना उसकी मैग्नीट्यूड को देखना होता है, कितना रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हुआ है। चाहे हमने 20 mg दी है चाहे 100 mg है, दो ड्रग दिए हैं उनको कंपैरिजन कर रहे हैं, दोनों का कंपैरिजन करते हुए उसके रिस्पॉन्स जिस तरह यहाँ पे देखा है, ये वाला हम रिस्पॉन्स दोनों का फॉर एग्जांपल सेम अगर डोज दिया है, दोनों के रिस्पॉन्स को जो हमने ये वाला रिस्पॉन्स का ग्राफ आएगा वो चेक कर रहे थे, उसको बोल रहे थे इसकी मैग्नीट्यूड ये वाली ये लेंथ है, टोटल लेंथ यानी जितना रिस्पॉन्स आया है उसको हम उसकी एफिकेसी बोल रहे थे। तो ये सारे के सारे टर्मिनोलॉजी पढ़ाने का मकसद यही था कि ये इस चैप्टर का यानी मेजर पोर्शन जो हमने कल पढ़ा है उसके रिलेटेड ही टर्मिनोलॉजी थी, यानी इनकी डेफिनेशन एग्जाम के हवाले से भी इम्पोर्टेंट थी और वैसे भी जो है ना वाइवा क्वेश्चन के लिए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट थी, तो इसलिए आप लोगों को जो है ना ये पढ़ाना जरूरी था। तो उसके बाद जो है ना हमारे पास नेक्स्ट इसी के रिलेटेड कुछ और भी हमारे पास डेफिनेशंस हैं जिसके अंदर इंट्रिंसिक एक्टिविटी है। इंट्रिंसिक एक्टिविटी अब ये क्या है कि कोई भी ड्रग जाके किसी भी रिसेप्टर के ऊपर बाइंड हो रही है, अब किसी भी ड्रग की जो बाइंडिंग कैपेसिटी है यानी उसकी एक्टिव साइड के ऊपर बाइंड करने की कैपेसिटी एबिलिटी को हम इंट्रिंसिक एक्टिविटी बोल रहे हैं किसी भी ड्रग की। तो जब एबिलिटी हो गई उसके साथ बाइंडिंग हो जाएगी तो फिर ही रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा ना। अब रिस्पॉन्स के बाद हमने ये पिछले दो लेक्चर के अंदर ये भी डिस्कस किया था एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, इनवर्स एगोनिस्ट, यानी इनका जो है ना पार्शियल एगोनिस्ट वगैरह का सबकी डेफिनेशन हमने पढ़ ली थी। ये कुछ टर्मिनोलॉजी रह गई थी यानी एंटागोनिस्ट के ही रिलेटेड थी,
यानी उसकी ही आगे फर्दर टाइप है, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो एंटागोनिस्ट क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एंटागोनिस्ट कोई भी लाइगेंड हो सकता है, कोई भी ड्रग हो सकती है, जो कि जाके कॉम्पिटेटिवली जाके रिसेप्टर के ऊपर बाइंड हो जाती है। जहां पे क्या होगा कि जहां पे एगोनिस्ट ने बाइंडिंग साइड पहले ऑक्युपाई की हुई थी, यानी उसके बाइंडिंग साइड के ऊपर क्या अटैच हुआ था, तो वहां पे कॉम्पिटेटिवली जब बाइंड हो रहा होगा तो उसके बाद क्या होगा कि वो रिसेप्टर की एक्टिवेशन को इनहिबिट कर रहा होगा। जब रिसेप्टर की इनहिबिशन हो जाएगी, यानी पहले से रिस्पॉन्स उल्ट हो जाएगा, तो उसको हम एंटागोनिस्ट बोलते हैं। एंटागोनिस्ट का मतलब भी अपोजिट होता है। उसके बाद है हमारे पास कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट का मतलब ये तो जो है ना आप लोगों को पता है कि ये इसको अपोजिट बोलते हैं। कॉम्पिटेटिव, यहाँ पे कंपटीशन होगा, यानी दो ड्रग्स हैं, उनको एक एगोनिस्ट है एक एंटागोनिस्ट है, दोनों कॉम्पिटेटिवली, फॉर एग्जांपल दोनों ने एक ही रिसेप्टर के ऊपर बाइंड होना है। फॉर एग्जांपल एक ड्रग ये एगोनिस्ट होगी, ये एंटागोनिस्ट होगी। इसने अगर बाइंड हो जाना है यहाँ के ऊपर, ये क्योंकि एक ही एक्टिव साइट मौजूद है, दोनों के दरमियान कंपटीशन होगी, जिसकी एबिलिटी, जिसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी ज्यादा होगी वो यहाँ पे आके अटैच होएगा। अगर एंटागोनिस्ट की एबिलिटी ज्यादा है, अटैचमेंट हो जाती है, तो इस तरह के एंटागोनिस्ट को क्या बोलेंगे, कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट। जब उसके ऊपर बाइंड हो जाएगा तो ये आप लोगों को पता है कि उसकी जो रिसेप्टर की एक्टिवेशन थी वो ऑटोमेटिकली इनहिबिट हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास है इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल यानी परमानेंटली इरिवर्सिबल, यानी पहले तो हमने कंपटीशन देखा कि कुछ टाइम के लिए उसने बाइंड किया और उसके बाद वो रिवर्स हो गया, दोबारा अच्छे उसी तरीके से आना हुआ। अब इरिवर्सिबल का मतलब क्या है कि परमानेंटली वो वहां के बाइंड हो गया, वो अब उसके ऊपर उसका रिस्पॉन्स जो है ना वो दोबारा रिवर्स नहीं हो पाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबल एंटागोनिस्ट। उसके बाद है एलोस्टेरिक एंटागोनिस्ट। एलोस्टेरिक से क्या मुराद है कि एगोनिस्ट जो है ना रिसेप्टर की एक बाइंडिंग साइड के ऊपर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आके बाइंड हो गया है, तो एंटागोनिस्ट ने क्या करना है कि इसकी जहां पे एगोनिस्ट आके अटैच हुआ है उसकी बजाय किसी और एक्टिव साइड के ऊपर जाके बाइंड हो गया है। उसके ऊपर बाइंड होने के बाद उसकी एक्टिवेशन को या एगोनिस्ट की जो एक्टिविटी है उसको इनहिबिट करना, यानी उसको अपोज करना, अपोजिट करवा देना है। तो ऐसे एंटागोनिस्ट को हम एलोस्टेरिक एंटागोनिस्ट बोलते हैं। उसके बाद है फंक्शनल एंटागोनिस्ट। फंक्शन से मुराद है कि यानी कोई भी ये एंटागोनिस्ट किसी भी रिसेप्टर के ऊपर बाइंड होने के बाद जो पहले एगोनिस्ट का रिस्पॉन्स आ रहा होगा उसके अपोजिट अगर फंक्शन शो कर देगा तो उसको हम फंक्शनल एंटागोनिस्ट बोलेंगे। यानी उसके फंक्शन के रिवर्स, यानी फंक्शन को ही उल्ट कर दिया, पहले स्टिमुलेशन थी अब इनहिबिशन स्टार्ट हो गई है। अच्छा, उसके बाद ये यहाँ तक जो है ना आप लोगों का यूनिट 1 यानी बेसिक फार्माकोलॉजी का ये चैप्टर कंप्लीट। इसी के रिलेटेड ये जो है ना हमारे पास डोज कैलकुलेशन फार्मूला है, क्योंकि छोटे बच्चों की डोज जो है ना मेजर करने के लिए हमारे पास थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए फार्मूले को हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अडल्ट डोज को तो जो हमने ये तो वैसे स्टैंडर्ड के तौर पे हमने इसको माना होता है और किसी भी पैकिंग के ऊपर आप देखेंगे अडल्ट डोज तो वो मेंशन होती है, लेकिन बच्चों के लिए बात करते नहीं भी मेंशन। तो उसके लिए हमने क्या करना है, उसकी एज को हमने देखना होता है, एज प्लस ये फैक्टर है जो कि इसके मेजर करने में मतलब इन्वॉल्व होता है। ये वाला यंग्स फार्मूला होता है, कैलकुलेशन फॉर चिल्ड्रन डोज, यानी छोटे बच्चों के लिए अगर डोज हमने कैलकुलेट करना तो ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। एक डीलिंग फार्मूला है, ये भी डोज कैलकुलेशन ही है, इसके अंदर एज ओवर 20 ये फैक्टर है और अडल्ट डोज के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है ना छोटे बच्चों के लिए यानी चाइल्ड के लिए जो हम डोज मेजर करना चाह रहे हैं तो इन फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ तक आज हमारा जो है ना जो फर्स्ट यूनिट है यानी बेसिक फार्माकोलॉजी आज कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है ना एंटी माइक्रोबियल एजेंट के बारे में पढ़ेंगे, यानी एंटीबायोटिक के बारे में स्टार्ट कर देंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे ही टॉपिक हमारा बढ़ता जाएगा तो उसका लेक्चर का ड्यूरेशन भी बढ़ सकता है। तो इसलिए आप लोगों ने जो भी लेक्चर सुनना है उसको एक मतलब कंप्लीट सुनना होगा, क्योंकि कंसेप्ट एक दूसरे के साथ इंटररिलेटेड है। तो अब आज तक जितने भी हमने लेक्चर जो है ना डिलीवर किए हैं यानी
अपलोड कर रहे हैं तो सारे का सारे मतलब एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। तो अगर आप पहला लेक्चर सुनेंगे तो दूसरे लेक्चर का आपको अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा। बाकी आप हमें जो है ना फीडबैक ज़रूर देंगे, और बाकी अगर कोई क्वेश्चन नहीं मतलब समझ नहीं आ रहा तो आप उसका जो है ना हमें कमेंट करेंगे, हम आपको रिस्पॉन्स करेंगे। तो आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि उनको भी फ़ायदा हो। अल्लाह हाफ़िज़।